हेलो एवरीवन। इससे पहले जो मेरा मर्चेंट ऑफ वेनिस का वीडियो था पार्ट 1 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उस पर मैंने यहाँ तक बताया था कि पोर्सिया के फादर के विल के हिसाब से जो लड़का राइट कैस्केट को चूज़ करेगा उसकी शादी पोर्सिया से कर दी जाएगी। बहुत सारे प्रिंस आते हैं, बहुत सारे सूटर्स आते हैं, उस पर प्रिंस ऑफ एरागन एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को भी आते हैं, बट दोनों ही कैस्केट को चूज़ करने में फेल हो जाते हैं और उन दोनों की शादी पोर्सिया से नहीं हो पाती है। अब इधर क्या होता है कि बसेनियो को तो साइलॉक इस शर्त पे पैसा दे देता है कि अगर वो 3 महीने के अंदर पैसा नहीं दे पाया तो वो उसके दोस्त एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काट के निकाल लेगा। तो इस शर्त पे बसेनियो को पैसा मिल जाता है। बसेनियो क्या करता है, उस पैसा से लॉट्स ऑफ गिफ्ट, बहुत सारा गिफ्ट खरीद लेता है पोर्सिया के लिए और वो क्या करता है, सीधा पोर्सिया के पास चला जाता है। कहाँ पे? पोर्सिया उस समय थी बेलमोंट में, वो बेलमोंट चला जाता है और उसके साथ स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा समय बिताता है बेलमोंट में। जब वो पोर्सिया के साथ बहुत सारा समय बिताता है तो पोर्सिया को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये मेरे लिए राइट पार्टनर है और वो अब उसी के साथ शादी करना चाहती थी। बट प्रॉब्लम क्या था कि उसके फादर का जो विल, उसके फादर्स ने जो विल बनाई थी कि जो भी लड़का राइट कैस्केट को चूज़ करेगा उसी से उसकी शादी होगी। बसेनियो हिम्मत करके उसके फादर के द्वारा जो बनाई गई विल था उसको चूज़ करता है और वो किस कैस्केट को चूज़ करता है? लेट कैस्केट को, और वो राइट कैस्केट होता है। इधर ये टेंशन भी ख़त्म हो गया, इधर पोर्सिया और बसेनियो का लाइफ सेट हो गया क्योंकि बसेनियो ने राइट कैस्केट को चूज़ किया है। तब पोर्सिया क्या करती है, पोर्सिया ने अपने उंगली पे एक अंगूठी पहनी हुई होती है, वो निकाल के बसेनियो को दे देती है उस समय और बोलती है कि अब मैं कभी भी अगर शादी करूँगी तो सिर्फ तुम्ही से, बट मैंने जो रिंग तुम्हें दी है वो किसी भी कीमत पे तुम्हें भुलाना नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, तुम्हें इस रिंग को हमेशा अपने साथ ही रखना है। इतना कह के पोर्सिया वहाँ से चली जाती है अपना रिंग देके। इधर नेरिसा जो होती है, अब नेरिसा कौन है? पोर्सिया की जो मेड होती है, वो फॉलिंग इन लव विथ ग्रेसियानो के साथ इधर सेट्स हो जाती है वो और उसके साथ प्यार करने लगती है। इधर नेरिसा और ग्रेसियानो सेट्स और उधर बसेनियो और पोर्सिया दोनों सेट हो जाते हैं। बट थोड़ी ही देर में होता क्या है कि बसेनियो को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ होता है कि उसका जो दोस्त है एंटोनियो, एक्चुअली वो लेटर बसेनियो को एंटोनियो ने ही भेजा हुआ होता है और एंटोनियो ने उसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरे पास जल्दी आओ बिकॉज साइलॉक इज हैविंग मैड। साइलॉक पागल हो चुका है क्योंकि साइलॉक को आप पता चल चुका है कि उसकी बेटी जेसिका लोरेंजो के साथ भाग चुकी है और वो उसका बदला बसेनियो से लेना चाहता है। बसेनियो से क्या, सीधा सीधा अगर कहे तो एंटोनियो से लेना चाहता है और वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ उसके शरीर से काट के 1 पाउंड फ्लैश लेना चाहता है क्योंकि उसके कहे अनुसार टाइम पूरा हो चुका होता है और अभी तक उसे उसके रिटर्न पैसे नहीं मिले हुए होते हैं। तो पोर्सिया क्या करती है, जैसे ही पोर्सिया बसेनियो के पास जाती है तो ये खबर सुनती है, वो उसे बहुत सारा पैसा दे देती है और बोलती है कि तुम जाओ एंटोनियो के पास, अपने दोस्त के लाइफ को भी बचा लो और एंटोनियो को हमेशा के लिए, और बसेनियो दोनों, तुम लोग दोनों, एंटोनियो और बसेनियो दोनों हमेशा के लिए साइलॉक के पीछे से भाग जाओ। डैट मीन्स उसके साथ इसके बाद कोई कनेक्शन मत रखो, सारा कर्जा उधार जो भी है तुम्हारा सब उतार दो। अब हम देखते हैं आगे। अब बसेनियो के पास तो बहुत सारा पैसा आ जाता है बिकॉज पोर्सिया ने उसे लॉट्स ऑफ मनी दे दिया है कि तुम जाओ और अपने फ्रेंड के लाइफ को बचाओ। बसेनियो क्या करता है, सीधे वेनिस सिटी कोर्ट में पहुंच जाता है जहां पे साइलॉक और एंटोनियो उस समय वहां मौजूद होते हैं। दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है।
तो बसेनियो क्या बोलता है सीधा कि मैं तुम्हें 3 टाइम्स मोर मनी, 3 गुना ज़्यादा पैसा, जितना पैसे की बात हुई थी हम लोगों के बीच उससे मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हूँ, बट तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसके शरीर को मत काटो, उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश मत काटो। लेकिन साइलॉक को कुछ नहीं सुनना है, उसे बस अपने बेटी जेसिका के भागने का बदला लेना है किसी भी तरह से। घुमा फिरा के वो एंटोनियो को अगर मार देता है, उसके शरीर से वो 1 पाउंड फ्लैश ले लेता है, तो उसके हिसाब से उसका बदला पूरा हो जाएगा, उसे पैसे की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इधर पोर्सिया क्या सोचती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ हो रहा होगा, इसलिए वो क्या करती है, वो ड्रेसअप करती है लॉयर का, वेनिस सिटी कोर्ट के लॉयर का, और नेरिसा जो होती है उसकी मेड वो ड्रेसअप करती है क्लर्क का। इधर पोर्सिया और नेरिसा दोनों वेनिस सिटी कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वो एक खेल खेलते हैं। वो खुद को बेल्थेजार, उस समय वेनिस सिटी कोर्ट में जो लॉयर होती है उनका नाम होता है बेल्थेजार, वहाँ बेल्थेजार को ना पहुँचा के खुद उनकी जगह पे प्रेजेंट हो जाती है और लॉयर बन जाती है। और वो क्या, वो पूरा पासा को एकदम उल्टा ही पलट के रख देती है। वो वहाँ जाके बोलती है, सारे मामले को सुनती है फर्स्ट में, और वो बोलती है कि तुम लोगों के बीच बात हुआ था फ्लैश का, बात ब्लड का नहीं हुआ था। अगर तुम इसके शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड फ्लैश काटोगे तो तुम्हें 1 बूंद भी ब्लड लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम लोगों के बीच शर्त हुआ था फ्लैश का तो तुमने उस समय ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे शरीर में ब्लड का भी कुछ पार्ट लूँगी। तुम्हें इस तरह से काट के निकालना होगा उसके शरीर के किसी भी हिस्से से, फ्लैश काटो तुम, बट 1 बूंद खून का नहीं निकलना चाहिए, तुम निकाल लो। वो लॉयर होके ये फैसला सुनाती है उस समय, बल्कि जानता वहाँ कोई नहीं है कि जो लॉयर हमारे सामने प्रेजेंट ऐसा ऐसे व्यू दे रही है, वो आते के साथ तो एंटोनियो को स्केप करती है, उसे बचाने के लिए तरह तरह के ट्रिक देती है, बट लास्ट में वो ये डिसीजन सुनाती है जब वो समझ जाती है कि साइलॉक को किसी उल्टे तरीके से घुमाना होगा, तो वो ये व्यू प्रेजेंट करती है, तुम काट लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे काटो कि उसके शरीर से 1 भी बूंद खून का ना टपके। भला ये भी पॉसिबल है क्या? किसी के शरीर से अगर हम एक सुई भी भोंके तो सबसे पहले हमारा ब्लड ही निकलेगा, उसके बाद कुछ। साइलॉक एकदम क्या बोले, सुन, एकदम सन्नाटा उसके दिमाग में छा जाता है कि अब क्या करें, कैसे हम इसके बॉडी से फ्लैश निकाले जो 1 भी बूंद खून का ना टपके, और वो हार मान जाता है। उसके बाद पोर्सिया और एक गेम खेलती है, वो बोलती है कि तुमने किसी को ज़बरदस्ती मारने की कोशिश की है, वो तो तुम्हें पैसा देने के लिए अभी तैयार है, इवन वो तुम्हें 3 गुना पैसा देने के लिए तैयार है, तुमने किसी को आत्महत्या करने के लिए रेडी किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बहुत तरह से साइलॉक को फंसा देती है और बोलती है कि अगर तुमने इस तरह से किया तो तुम्हारा वेनिस सिटी में जितना भी वेल्थ है, जितना भी प्रॉपर्टी है, वो वेनिस सिटी कोर्ट जब्त कर लेगा और तुम्हें 1 भी पैसा नहीं मिलेगा अगर तुम इसके शरीर के हिस्से को काटते हो। तो साइलॉक पूरा का पूरा वहाँ टूट जाता है और लास्ट में पोर्सिया क्या अपना फैसला सुनाती है कि तुम्हारा जो आधा वेल्थ है, आधा प्रॉपर्टी है, वो एंटोनियो के नाम तुम्हें करना होगा और बाकी का हाफ वेल्थ तुम्हें अपनी बेटी जो भाग चुकी है जेसिका के नाम करना होगा। तुम मरो या फिर मरने से पहले, तुम्हें ऑब्वियसली मरने से पहले ही करना होगा, मरने के बाद तो नहीं, बट अभी तुम्हें अपने प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा और आधा हिस्सा तुम्हें एंटोनियो को देना होगा और आधा अपनी बेटी जेसिका को डिवाइड करना होगा। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा, तुम्हें अपने धर्म को चेंज करके क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करना होगा। आज से तुम क्रिश्चियन कहलाओगे, तुम क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट कर लोगे। साइलॉक के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो ये तीनों फैक्ट को मानने के लिए तैयार हो जाता है और जैसा जैसा
पोर्सिया कहती है एज ए लॉयर, वहाँ तो वो एक लॉयर बन के आती है ना, किसी को पता नहीं चलता, साइलॉक सेम टू सेम वैसा ही करता है। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम ख़त्म, यहाँ एंटोनियो की जान भी बच जाती है और उसके प्रॉपर्टी का डिवीज़न भी हो जाता है। बट जब कोर्ट की सभा भंग हो जाती है और बसेनियो सोचता है कि इस लॉयर ने मेरे दोस्त की जान बचाई है, इसे कुछ पैसा देना चाहिए, इसकी फ़ीस तो एटलीस्ट इसे देना ही चाहिए। तो वो पोर्सिया के पीछे पीछे चला जाता है और बोलता है कि लॉयर, आपने पता नहीं क्यों हम लोग अचानक आके हम लोगों की इतनी बड़ी मदद की है, कम से कम आप अपना फ़ीस तो ले लीजिए। तो वहाँ पोर्सिया कहती है कि नहीं, मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, तुमने जो ये रिंग पहना है ना, मुझे ये रिंग चाहिए। अब यहाँ बसेनियो फंस जाता है क्योंकि उसे पोर्सिया की कही गई बातों को याद आ जाता है कि उसने मुझे कहा था कि किसी भी कीमत पे मुझे ये रिंग भुलाना नहीं है। लेकिन तुरंत वहाँ एंटोनियो आ जाता है और बोलता है कि इस लॉयर ने हम लोग दोनों की ही जान बचाई है। अगर दूसरे तरह से देखा जाए तो उसके सामने ये मामूली सा रिंग क्या है, इसे उतार के दे दो, और उसे निकाल के वो दे देता है। बसेनियो मन ही मन इधर अकबका रहा होता है कि वो पोर्सिया को क्या जवाब देगा, क्योंकि तुरंत कोर्ट के बाद उसे बेलमोंट जाना था पोर्सिया से मिलने के लिए, और पोर्सिया जब उससे अपना रिंग मांगेगी तो वो क्या जवाब देगा। लेकिन जो भी हो, अभी तो बसेनियो के हाथ से वो रिंग चला गया है और वो रिंग पोर्सिया के पास ही गया है। बट ये बात बसेनियो और एंटोनियो को तो नहीं पता, क्योंकि अभी भी वो लॉयर के भेस में ही है और वो अपना मुंह लटकाए चला जाता है पोर्सिया के पास बेलमोंट में। जैसा कि कहे अनुसार तय हुआ था, पोर्सिया उससे अपना रिंग मांगती है कि वेयर्स द रिंग, मैंने जो तुम्हें रिंग दिया था वो मुझे रिटर्न दो। बट बसेनियो वहाँ माथा झुका के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा वो रिंग नहीं है। तो पोर्सिया उससे कहती है क्यों, कहाँ गया, तो उससे वो सारी बातें बताता है। देन पोर्सिया वहाँ अपना ड्रेसअप जो है खोल के आती है, पहले ही खोल लेती है और उसकी सारी जो बातें हैं वो उसे सब समझाती है कि मैं ही वो लॉयर थी और नेरिसा जो थी वो क्लर्क थी और इस तरह से हम ही लोग दोनों ने तुम्हें बचाया है। यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टोरी का एंड हो जाता है और लास्ट में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी आता है। गुड न्यूज़ क्या होता है कि एंटोनियो ने जो अपने शिप्स भेजे थे स्टोरी के स्टार्टिंग में, कि उसने बहुत सारा शिप्स भेजा था व्यापार के लिए, वो सारे शिप्स सही सलामत रिटर्न आ जाते हैं। इस समय इधर एंटोनियो को भी बहुत सारा पैसा मिल जाता है, बसेनियो और पोर्सिया की शादी हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही राइट कैस्केट को चूज़ कर लिया था, और लॉरेंजो और जेसिका की शादी हो जाती है। देन नेरिसा और ग्रेसियानो की भी शादी हो जाती है। तो यही था हमारा स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बहुत ही पॉपुलर स्टोरी होता है इंग्लिश लिटरेचर में, इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।